पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा के दौरान हम अलग अलग विधानसभाओं में जाके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और आपकी प्रत्याशियों से बातचीत करा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनके चुनावी जो गतिविधियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। मैं इस वक्त हूं जेवर विधानसभा में। मेरे साथ आप देख सकते हैं नरेंद्र भाटी ढाड़ा जी हैं। कई बार हम इनसे मिले हैं, कई बार मुलाकात हुई है और हमने एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया था इनका। आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। अब चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। टीवी मीडिया अलग ही अपनी एक तरह से अपनी ढपली अपना राग कर रहा है, लेकिन जो बीएसपी गतिविधियां होती हैं वो टीवी मीडिया से कई कोस दूर जमीन पर चलती हैं। मेरे साथ नरेंद्र भाटी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप अगले 10 मिनट का समय निकाल के बैठिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद विभव जी। सब पहला सवाल ये है कि ये जो सीट है आपकी, ये बसपा की सीट रही है ना। इसमें होराम जी भी जीते, वेदराम भाटी जी भी जीते और पिछली बार भी उनको 80,000 वोट मिले। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा, जिसे बीजेपी की लहर कहा गया। अब आपके जो ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, जनता क्या फीडबैक आपको दे रही है? देखिए, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मुझे लोगों के बीच में जाते हुए लगभग 3-4 महीना हो गए हैं। तो पहले से ही हमारा परिवार लोगों से जुड़ा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं तो लोग पूरी तरह से बदलाव के मूड में हैं। जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनसे जनता पूरी तरह से इनसे खुश नहीं है। इनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं, इन्होंने जो वादे किए इलेक्शन के टाइम पे, किसी तरह का कोई विकास, किसी को रोजगार को लेके, किसानों की समस्या को लेके इन्होंने कोई काम नहीं किए। जनता पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और पूरी तरह से हमारे साथ वो लोग आ गए हैं और इलेक्शन में जो 2022 में होना है उसमें इनको जवाब देगी। पहले और मुद्दों की बात करूं, विधानसभा के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। क्या इसकी जो है जातीय समीकरण है, कितने बूथ हैं, कितने वोटर हैं यहाँ? देखिए, वोटर यहाँ 3.5 लाख के लगभग में वोटर्स हैं और पिछली बार भी 2,10,000 वोट यहाँ पे पड़े थे। तो जातीय समीकरण, सभी जाति के लोग हैं जो हमारे साथ हैं। अपने दलित समाज के लोग लगभग 1 लाख के लगभग में लोग हैं वहाँ पे, मुस्लिम समाज के लोग हैं और मेरे समाज से गुर्जर समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं। तो ठाकुर समाज के लोग हैं। आप आपस में, हम सभी लोगों का आपस में भाईचारा है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज से हैं, चाहे वो दलित समाज से हैं, चाहे वो ठाकुर समाज से हैं, चाहे गुर्जर समाज के, सारे लोग हम लोग मिल के रहते हैं। और ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी रही है, जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया है, चाहे वो मीरभोज प्रकरण को लेकर इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अब लोग इनको समझ चुके हैं, इनको पूरी तरह से लोग समझ चुके हैं। इनकी जो सोच है, इनकी विचारधारा को लोग समझ चुके हैं कि इंसानियत, एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने के इन लोगों ने काम किया, एक भाई को एक भाई से लड़ाने का काम किया। इनको जनता जवाब देगी। तो ये है। तो आप जनता में जा रहे हैं, कुछ समस्याएं बताइए उनकी स्पेसिफिक, या जो विधानसभा की जो खास समस्याएं हैं जिसको लेके जनता त्रस्त है, या जो विधायक साहब से उम्मीद कर रही होगी जिसपे वो खड़े नहीं उतर पाए। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो सारे लोग बेरोजगार हैं। युवक बहुत ज़्यादा परेशान है। जो इन्होंने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और भारतीय पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने वादे किए थे हम आपको रोजगार दिलाएंगे, तो वो रोजगार नहीं दिला पाए हैं। आज मेरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। आप इंडस्ट्रीज की हालत देखिए कि 250 किलोमीटर दूर का एक बोर्ड लगा होता है कि 250 से 300 किलोमीटर दूर के बच्चों को हम रोजगार देंगे। भाई क्यों देंगे, जब हम लोगों के यहाँ जमीन जा चुकी है, हमारे बच्चों में योग्यता है, सब कुछ है, तो रोजगार उनको देना चाहिए। ऐसा बोर्ड लगा होता है यहाँ पे? बोर्ड लगा होता है यहाँ इंडस्ट्रियों में, बोर्ड लगा हुआ है कि 250 से 300 किलोमीटर दूर के बच्चों को हम रोजगार देंगे। तो कारण क्या है इसका? कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना एक तरह से? कारण जो है, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि रहे, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हों, इन्होंने जो स्थानीय युवक हैं, जो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार दिलाने की दिशा में कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह अनदेखी की। यहाँ उनके रोजगार को लेके बच्चे परेशान रहे, वो इधर उधर घूमते रहे, तो उनको रोजगार नहीं मिलता था। इन्होंने एक टैग लगा दिया कि जो स्थानीय लड़के हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अरे जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो क्वालिफाइड है, जिसने बीटेक एमटेक कर रखी है, जो एमबीए है, वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं। पर उन्हें यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इन्होंने शासन प्रशासन के सामने, जो इंडस्ट्रीज वालों के सामने अपनी मांग नहीं रखी, उनसे नहीं कहा। उनसे कहना चाहिए था कि इन बच्चों को रोजगार यहाँ पे दिलाएं। तो उन्हें रोजगार को लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। वो अपने निजी स्वार्थ में लोग लगे रहे हैं। बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। मतलब वो धर्म जो एक भावनात्मक मुद्दा है ना, धर्म बहुत सेंसिटिव इशू है। हर किसी को अपना धर्म प्यारा है, प्रिय है। और बीजेपी क्या करती है कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने खड़ा कर देती है। बहुत से मुद्दे पैदा होते हैं। मुजफ्फरनगर देखा आपने, कैराना देखा, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई, सारे मुद्दे हैं।
तो उसको लेके जनता अब क्या कह रही है कि जनता अभी पशुपेश में है या फिर मान के चल रही है कि हमने भांप लिया है और ये सब जो मुद्दे हैं एक तरह से वोट बटोरने के मुद्दे रह गए हैं। मोदी साहब जो है आप देख रहे हैं ना किस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी। देखिए जनता इनको देख चुकी है। इन्होंने जनता को इन्होंने जो भावनाओं को ठेस पहुंचा के जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम पे गुमराह किया इन्होंने, और धार्मिक भावनाओं को फैलाकर इन्होंने जनता को गुमराह करके जनता से वोट लिया है। अब जनता इनको समझ चुकी है। जहां तक भी इनको जो करना था इन्होंने किया, चाहे मुजफ्फरनगर वाला कांड रहा हो, चाहे यहाँ बुलंदशहर वाली जो घटनाएं घटित हुई हो, चाहे मेरे यहाँ पे मीर भोज को लेकर जो प्रकरण इन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो जनता समझ चुकी है। क्योंकि ये जो भावनाओं को ठेस पहुंचा कर धार्मिक जो भावनाएं होती हैं, इन जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इनको इन भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो जनता भी ना पूरी तरह समझ चुकी है और जनता इनका सुपड़ा साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। उसके बारे में बताइए सर, जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा है उस पर से गुर्जर शब्द हटा दिया, तो उनको पता तो है कि वो जो है सम्मानित स्थान रखते हैं इतिहास में, तो छेड़छाड़ क्यों की? मतलब क्या उद्देश्य क्या रहा होगा बीजेपी का? देखिए गुर्जर जो हमारे महाराज जो सम्राट गुर्जर मीरभोज जी थे, वो गुर्जर समाज से एक ताल्लुकात रखते थे। और सारे जो हमारे इतिहास में इनका जिक्र है, इतिहास में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राजा मीर भोज थे वो गुर्जर थे और गुर्जर सम्राट मीर भोज उनको कहा जाता था। इससे पहले जो पूर्व में भी जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उन्होंने जो प्रतिमा का अनावरण किया वो गुर्जर उस पर शब्द लिखा हुआ था कि ये राजा हमारा गुर्जर सम्राट है। पर अब देखिए दुर्भाग्य देखिए कि कुछ लोगों ने, स्थानीय जो लोग रहे, चाहे मेरे यहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने एक निजी स्वार्थ के लिए और एक भाई को एक भाई से लड़ाने के लिए उन्होंने जो इस पे गुर्जर नाम को हटाने का काम किया। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे, योगी जी पहुँचे वहाँ पे, और जो गुर्जरों की भावनाओं को जो ठेस पहुँचाने का काम किया तो इन लोगों ने किया। पूरी तरह से इन्होंने एक माहौल, एक भाई से भाई को लड़ाने के लिए एक माहौल इन्होंने बिल्कुल तैयार कर दिया था। पर जनता समझ चुकी थी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी बहन कुमारी मायावती जी को, जो हमारी लीडर हैं, उन्होंने उनके जब संज्ञान में ये आया कि जो एक गुर्जर समाज के महापुरुषों को अपमान किया जा रहा है, उनकी भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो उन्होंने तुरंत इस पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ट्वीट किया और बयान जारी किया। बयान जारी करने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जो भी जो स्थानीय विधायक रहे या मुख्यमंत्री मौजूदा रहे, उन्होंने फिर इसको नाम को हटवाया भी। तो ये हमारी नेता ने हमेशा सर्व समाज का ध्यान करा है, वो ध्यान रखती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे हम लोग चलते हैं। उन्होंने ध्यान रखा है, सभी समाज को हमारे यहाँ पे सम्मान हुआ है। ये जो हालिया जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें जो बसपा के जीते थे सदस्य और भी नीचे के स्तर पे जो थे वो जीते, आप उनसे संपर्क में हैं, प्रधानों से, सदस्यों से? देखिए मेरे यहाँ पे जब से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आई हुई, यमुना अथॉरिटी आई हुई है, तो कुछ जगह पे जो यहाँ पे जो पहले सरकार है समाजवादी करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वहाँ पे मेरे आसपास के गांव में जिला पंचायत के जो प्रधानी के चुनाव थे, इनको इन्होंने ख़त्म कराने का काम किया है। हाँ वो ख़त्म किया। कुछ ये एक मुद्दा है। देखिए ये एक गाँव की एक अलग से सरकार होती थी, उन्होंने गांवों की जो सरकार को, जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, इसको भी लोग समझ चुके हैं। इनकी एक देखिए ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो कानपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे आप चुनाव क्यों कराते हो? पर इनका मकसद ये था कि यहाँ के जो लोगों को पूरा इनके साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया, दोनों सरकारों ने, तो जनता इनको जवाब देगी। और जहाँ कुछ गाँव ऐसे हैं जो मेरे यहाँ पे हैं, जहाँ पे जिला पंचायत के भी चुनाव हुए हैं और प्रधान और बीडीसी के चुनावों में सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, मौजूदा प्रधानों से भी, वर्तमान में जो प्रधान है, जो पूर्व में प्रधान है, हमारी सबसे बात हो रही है। और जो आम लोगों से भी हम लोगों की बात हो रही है, जहाँ पे जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग भी इससे त्रस्त हैं। वो लोग कहते हैं कि जो हमारी एक सरकार होती थी, सबका हम लोग ध्यान रखते थे, एक नेता हमारे गांव से या होता था, वो अपनी बात अधिकार सामने रख के विकास की बात करता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो एक जो सरकार होती थी, अपनी सरकार, जो सुशासन होता था, इन्होंने इसको ख़त्म कराया है। लोकतंत्र की सबसे छोटी और अहम इकाई है प्रधान जो है। खत्म कराने का काम किया था इन्होंने। जीतने के बाद आप जीतते हैं तो उसके बाद प्राथमिकता के आधार पे आपके दिमाग में क्या 4-5 काम है जिनको आप पहले 6 महीने में प्राथमिकता के आधार पे करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा मैं पहले से भी मैंने विभव जी कहा है आपसे, मेरा सबसे प्रायोरिटी काम है जो स्थानीय हमारे जो युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं और उनमें योग्यता है, मैं उनको प्रायोरिटी पे यहाँ पे उनको काम दिलाने का काम करूँगा। और स्थानीय कंपनियों में जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो स्थानीय कंपनियों में उन्होंने माइंड मेकअप कर रखा है कि जो हम 250 से 300 किलोमीटर के युवकों को ही रोजगार देंगे, मैं इसको बिल्कुल उन लोगों से हम बात करेंगे,
शासन से, प्रशासन से, इंडस्ट्रीज वालों से हम बात करेंगे भाई आप स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय युवक जो पढ़े लिखे हैं, योग्य, उनको रोजगार दिलाएं। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं स्थानीय युवकों को रोजगार दिलाने का पूरी तरह से काम करूँगा। दूसरी मांग जो मैंने यहाँ पे जब देखा है, यहाँ पे जो हमारे किसान है वो काफ़ी टाइम से आंदोलित रहते हैं। कई मांगे, जैसे जिन गाँवों में मुआवजा मिल चुका है वहाँ पे लोग 64% के लिए अब तक बहुत ज़्यादा परेशान है कि 64% का वो मुआवजा दें। सरकार उनको दे नहीं रही है, अथॉरिटियाँ उनको दे नहीं रही हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा है अथॉरिटी पे। दूसरी मांग जो हमारे 6% के 10% के जो प्लॉट्स हैं उनको इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। एक्वायर करे हुए ज़मीन को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 10-10, 15-15 साल हो गए, पर जो 6% का प्लॉट इन्होंने कहा था कि हम आपको एक्वायर करने के बाद देंगे, 6% के 10% के प्लॉट, वो अभी तक इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं करे हैं, उन प्लॉटों को नहीं लगाया। मैं उनको प्योरिटी पे उनको कराऊंगा। तीसरा मुद्दा मेरा जो यहाँ पे है, जो हमारे किसान हैं उनको टाइम पे ना तो बिजली की व्यवस्था हो पा रही है, ना जो खाद वगैरह है, जो खाद की व्यवस्था है वो पूरी तरह से वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, खाद की, बीजों की व्यवस्था वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको प्रायोरिटी पर रखूँगा। मेरा एक मुद्दा और है, देखो ये ब्लॉक है जो हम धनकौर ब्लॉक में, हमारे काफ़ी गाँव आते हैं, तो हमारा एक जेवर ब्लॉक है, यहाँ पे धनकौर ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक अपने हैं। तो जो धनकौर ब्लॉक था एक पहचान थी कि भाई धनकौर ब्लॉक के लोग निवासी हैं। हमारे जिधर गांव आते थे उधर धनकौर ब्लॉक है, कुछ हमारे गांव जेवर में थे, इनको जेवर ब्लॉक बोला जाता था। इस धनकौर ब्लॉक को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने यहाँ से इसको ख़त्म कराया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं धनकौर ब्लॉक को वापस लाने के लिए पूरी प्रायोरिटी पे काम करूँगा।